Hi, good morning everybody. I am Divyansh Trivedi, and now I was recorded this a beautiful session which named as Interstate Council. आप सभी जानते हैं कि मैं आपका ये सेशन इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं इस पर्पज़ से कि अभी इंटरस्टेट काउंसिल न्यूज़ में भी है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कंफ्यूजिंग भी है. दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग एंड आई विल endeavor to understand you to all in a simple and natural way. So let's start. So that was a interstate council. वाई न्यूज़. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये न्यूज़ में है क्यों. देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इसको दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट किया गया है. रिकन्स्टिट्यूट इसको लास्ट टाइम जो है इन 2022 में किया गया था. अब इसको 2 साल बाद फिर से रिकन्स्टिट्यूट किया गया है. इसको रिकन्स्टिट्यूट करने का मेन रीज़न है कि हम जो है अपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या बढ़ा सकें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और बूस्ट कर सकें. इसलिए इसको जो है दोबारा रिकन्स्टिट्यूट किया गया है और इसको जो है इन द चेयरमैनशिप ऑफ आवर पीएम Mr. Narendra Modi and as the standing committee of interstate council was reconstitution under the home minister of अमित शाह. इनके अंडर में इसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया है. एंड आपको बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम इसको 2022 में रिकन्स्टिट्यूट किया था एज द चेयरमैनशिप ऑफ पीएम. एंड ऑफ कोर्स इसको जो है हम रिन्यूड किए हैं इस साल फिर से. क्योंकि ये है ताकि हम जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस को इन्हांस कर सकें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बूस्ट कर सकें. इसलिए हम इसे फिर से रीएनहांस किए हैं. अब आपको बताते हैं कि इसके बॉडी एंड इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है. तो सबसे पहले इसके चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम साहब एंड द मेंबर द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज़. ऑफ कोर्स यूटीज़ के हम क्या लेंगे, यूटीज़ के हम एलजीज लेंगे, ठीक है. एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी को एक्सेप्ट करके दिल्ली, पौंडीचेरी एंड नाउ इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो इंक्लूड बिकॉज जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हो चुके हैं तो वहाँ से हमें उसके सीएम साहब भी मिल चुके हैं. सो आप सभी जम्मू कश्मीर के सीएम साहब का नाम बताएंगे कमेंट में. एंड लेट्स नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस. हाँ, तो यहाँ पर 9 यूनियन मेंबर्स ऑल्सो मेंबर ऑफ द काउंसिल जो कि सर्व करेंगे काउंसिल को. एंड परमानेंट इन्वाइटीज़ ऑफ 30 यूनियन मिनिस्टर एज परमानेंट इन्वाइटीज़ के रूप में हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर. देयर आर 13 मिनिस्टर जो कि परमानेंट इन्वाइटीज़ के रूप में इसमें इंक्लूड किए गए हैं. आपको बता दें कि अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल, इट इज़ अ नॉन परमानेंट बॉडी जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 यानी कि 263 के अंडर में स्टेबलाइज्ड होती है. और इसको जो है रिकमेंड किया गया था सरकारिया कमीशन के अनुसार में नए, और उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 28 मई 1990 को इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था. तो इसमें आपको बता दें अगर पीटी अलर्ट आएगा तो वो कहाँ से आएगा. तो पीटी अलर्ट यहाँ से आने के चांसेस बन जाते हैं कि स्टेटमेंट में ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में होती है और इसको मेन रीज़न है बनाने का क्या. तो मेन रीज़न बनाने का यही है कि हम जो है स्टेट और सेंटर के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको हम ओवरकम कर सकें. मेन रीज़न स्टेट एंड सेंटर के डिस्प्यूट का होता क्या है. देखिए, स्टेट और सेंटर का मेन रीज़न डिस्प्यूट का होता है कि गवर्नर साहब एंड सीएम साहब. सीएम साहब की पॉलिसीज़ को गवर्नर साहब क्या नहीं करते हैं, अप्रूवल नहीं करते हैं. अप्रूवल ना करने का उनका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि यदि समझिएगा कि यदि हमारी स्टेट में कोई डिफ़र गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई डिफ़र गवर्नमेंट है एंड सेंटर में कोई डिफ़र गवर्नमेंट है, डिफ़र पार्टी गवर्नमेंट है, यानी कि दोनों में कोई पार्टी सेम नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना क्लियर है. यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से होगा क्या, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से हो गए स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट. और जिससे होता ये है कि सेंटर की चलती है बिकॉज क्योंकि सेंटर यहाँ पर अपने गवर्नर को बिठाता है एंड गवर्नर के पास फिर एब्सोल्यूट पावर होती है किसी भी बिल को पास करने की, उसे पॉकेट वीटो बनाने की, या फिर उसे
प्रेसिडेंशियल असेंट देने की। तो इसी कारण से स्टेट की पॉलिसीज़ डिले होती हैं और स्टेट के जो सीएम वगैरह होते हैं उनकी आपस में गवर्नर से बिल्कुल भी नहीं जमती है। डेट इज़ वाई यहाँ से जो है स्टेट सेंटर का हमें डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एंड मैनी ऑफ द डिस्प्यूट्स जैसे कि होते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में आपके नॉट एट ऑल कि गवर्नर एंड सीएम का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बट बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि आपके सेंटर और स्टेट डायरेक्ट बातचीत करके अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। फंड पास कराना हो गया, किसी को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो गई, तो सब में सारे के सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ आते हैं, अपनी बात रखते हैं और इस मीटिंग में अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाते हैं। तो यही कारण है कि जिससे आपस में हमारा कॉपरेशन बढ़ता है। हमारे कॉपरेशन के साथ साथ हमारे स्टेट्स की एक कंसीडर किया जाता है, ताकि उनको स्टेट्स को फ़ायदा होगा तो स्टेट्स लोकल लेवल पे काम करेगा और एक कॉमन मैन यानी कि मैंगो पीपल को भी फ़ायदा होगा। मैंगो पीपल माने आम आदमी ब्रो। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये एक क्या है, ये एक नॉन परमानेंट बॉडी है। आर्टिकल 263 के अंडर में आती है। एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देखिए यहाँ पे क्या है, पीटी अलर्ट है। पीटी अलर्ट क्या है, पीटी अलर्ट यानी कि प्रीलिम्स के स्टेटमेंट वाइज पूछ सकते हैं कि इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के से पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। एंड आर्टिकल कौन सा है, 263। ये आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन आर्टिकल वाले आपके स्टेट पीसीएस वगैरह में आते हैं। नॉट यूपीएससी इतना कंसिडर नहीं करता है आर्टिकल्स को, बट हाँ फिर भी याद रखना चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो है इसका एम क्या होता है, इसके डायलॉग एंड रिजॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट्स वगैरह एड्रेस करने के लिए कंसर्न फेडरल गवर्नेंस इंटर स्टेट कोऑपरेशन के। देखिए ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका समझिए ये आपका जीएस पेपर 2 से कनेक्टेड है, जो कि आपका बात करता है जनरल स्टडीज़, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल से, जो कि आपका यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं किसकी, आईसीएस की। आप ये समझ गए कि आईसीएस है क्या, आईसीएस बना कैसे, आईसीएस को बनाया किसने। आईसीएस बना कैसे, आईसीएस आया सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन कौन सी थी, 1990 की थी। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इसको बनाया गया। आर्टिकल 263 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। आर्टिकल कौन सा, 263 इसके बात करता है, ठीक है। इसको मेन कारण क्या है कि स्टेट सेंटर के रिलेशन को सुधारे जाएं, ताकि जो है ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे काम हो सके और पीपल वेलफेयर के को और इनकरेज कर सके। सो अब बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन सेंटर स्टेट, कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग यानी कि हम एक साथ मिलकर पॉलिसी बना सकें, और कोऑर्डिनेशन एंड रिकमेंडेशन करना। एंड व्हाट इज़ द रोल इन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फैसिलिटिंग इन कोऑर्डिनेशन इन लेजिस्लेशन में, यूनिफॉर्मिटी इन लेजिस्लेशन। अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन सही होंगे तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी बनी होगी। यूनिफॉर्मिटी बने होने से क्या होता है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहती है, और गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो फिर लोगों को भी दिक्कत नहीं आती है, और वेलफेयरिज्म पे ज़्यादा काम होता है, ना कि पॉलिटिसाइजेशन पे कम काम होता है, समझिएगा। अगर हमारी कंट्री में कॉपरेशन ना हो और पॉलिटाइजेशन पे काम हो, किस पे काम हो, पॉलिटाइजेशन पे, इससे हमारी कंट्री बिल्कुल बिल्कुल गर्त में जाएगी। जहाँ पे हमें क्या बनना है, वर्ल्ड गुरु बनना है, विश्व गुरु बनने के हम सपने देख रहे हैं। हम इंटरनल रिवॉल्ट, इंटरनल रिबेलियन में ही फंस कर अपनी ही समस्याओं से नहीं सुलझ पाएंगे, समझ जाइएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हमें वर्ल्ड गुरु बनना है तो पहले हमें अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को संभालना होगा। हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होती है, डेट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटी। अगर सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटी होगी, आपका सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा जिससे क्या होगी, आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो आप क्या बनेंगे, आप सेल्फ रिलायंस बनेंगे। सेल्फ रिलायंस बनने से होगा ये कि आप किसी की डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म होगी तो आप क्या, ऑटोमेटिक आप वर्ल्ड गुरु बन जाएंगे। यही हमारा ड्रीम है। तो अगर यहाँ पर ज़रा सोचिए, हम आपस के इंटरनल रिबेलियन से ही परेशान रहेंगे, इंटर स्टेट डिस्प्यूट बढ़ते रहेंगे, तो हम क्या
यूएस से कॉम्पीट कर सकते हैं? क्या हम चाइना से कॉम्पीट कर सकते हैं? इन करंट सिनेरियो वी आर लाई ऑन अ $3 trillion GDP, and whereas our neighbor countries, for example US, they were lie on $21 trillion and China also $18 trillion. अब समझिए हमारा टारगेट है 2025 का कि हमें $5 ट्रिलियन पर पहुंचना है। तो क्या हम यहाँ पर कॉम्पीट कर सकते हैं किसी भी मामले में? एक कंट्री हमसे अभी करंट सिचुएशन में 7 टाइम आगे है, तो एक कंट्री 6 टाइम आगे है, और हम सोच रहे हैं कि हम अपने इन डिस्प्यूट्स, इंटरनल रेबिलियंस एंड बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को लेकर इनसे कम्पीट करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल है, क्योंकि हमें जब तक अपनी इन चीज़ों पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हम वर्ल्ड गुरु जैसी सिचुएशन नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी तैयारी को चेक करने का। आपको बता दें एक बेसिक कि आपको हर एस्पेक्ट को किस हिसाब से चेक करना है कि इंडिया को कौन सी चीज़ वर्ल्ड गुरु बनाने में मदद करेगी। चाहे वो आप पॉलिटी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें। ज्योग्राफी में ही ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आप लैंड पढ़ रहे हैं तो आपको वो लैंड पढ़नी है जो कि आपको कम एरिया में आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे, और प्रोडक्शन ऐसी दे जिसका रेट हाई हो, और रेट हाई होगा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आपका जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो अपने आप इकॉनमी बूस्ट होगी और रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, और रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करेगा। सो हमारा मुद्दा फ़िलहाल इकॉनमी का नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की फ़िलासफ़ी का है, बट यहाँ पर ये टॉपिक आया था तो सोचा आपको समझा दें कि हमें किस प्रकार से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को काबू में रखना है और किस प्रकार से अपने आप को समझना है और बैलेंस करके चलना है चीज़ों को, क्योंकि किस प्रकार से हमें अपने आप को इस पॉलिटाइजेशन से दूर रखना है। अगर हम इस पॉलिटाइजेशन से अपने आप को दूर नहीं रखेंगे तो हम कभी भी वर्ल्ड लेवल पे या फिर अपने आसपास ही देख लो भाई, अब कम्पीट कहीं कर ही नहीं सकते। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन, पहले बता दिया। स्ट्रेंथन करना आपस के रिलेशंस। अबाउट द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, ये क्या है? ये कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो कि आपके अमित शाह जी हैं। एंड देयर आर 12 अदर मेंबर्स विद विच आर सीनियर यूनियन मिनिस्टर्स एंड अदर चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम 7 स्टेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, चेयर्ड बाय ऑफ कोर्स होम मिनिस्टर। तो स्टैंडिंग कमेटी का देखिए, ये भी पीटी अलर्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीट कौन करते हैं? वो करते हैं आपके होम मिनिस्टर साहब, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हैं? टू फैसिलिटेट कॉन्टीन्यूस कंसल्टेशन ऑन इश्यूज कंसिडर्ड बाय द ब्रॉडर इंटर स्टेट काउंसिल, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग processing issues related to center state relation before it is presented to ICS यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल। ओके, तो आपको बता दें कि इंटर स्टेट काउंसिल की लास्ट मीटिंग कब हुई थी? जुलाई 2016 में हुई थी, एंड इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड लास्ट ईयर 2022, एंड ICS इज़ अ नॉन परमानेंट बॉडी ऑफ कोर्स, जो कि पहले भी बता चुके हैं। इट इज़ रिकमेंडेशन ऑन द सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के पे आई थी। 263 कॉन्स्टिट्यूशन पे आया था। सिरसा rapid fire revision for all of you, and it is stabilized on 1990, and it is stabilized for conflict resolution and to enhance the relation between the state and center. सो आपको ये PDF, ये पूरी की पूरी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप सभी को ये PDF वहाँ से मिल जाएगी, इंटर स्टेट काउंसिल की। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको ये टॉपिक जो है
25 के पीटी में काफ़ी रिलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो इसके आप पीटी अलर्ट देख सकते हैं कि क्यों मैंने बताए थे पीटी अलर्ट, क्योंकि इसके पीटी में जो है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। पीटी में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, लिख देंगे भाई परमानेंट इनवाइटीज़ के ये थे 13 मेंबर्स थे, एंड कौन चेयर करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, कौन सा आर्टिकल था, एंड बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, ये तो खैर मेंस पर्सपेक्टिव है कि यहाँ पे क्यों इसको बनाया गया था, क्या इसका रिलेशन है, किस जिस सब चीज़ें इसका अगर क्रिटिकली एनालिसिस करने का है। लेकिन हाँ, अगर फैक्चुअल चीज़ें हैं तो फैक्चुअल चीज़ें हमें ये नहीं भूलनी है, हमें ये याद रखना है, बिकॉज हमारे प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मीटिंग कब हुई थी, लास्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, एंड किसने कब बनाया था। सो दैट्स ऑल। अब सभी बताइएगा, यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा, एंड कुछ भी गलती हुई हो तो आप सब कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सभी इनकरेज करिए मुझे, ताकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पर और भी वीडियोस ला सकूं। और हाँ, आप कुछ जिस भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। आई विल पोस्ट आई विल पोस्ट एट द चैनल जो जिस तरीके की डिमांड हो। और आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल हाईली क्वालिटेटिव होगा, जिसमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सो दैट्स ऑल। थैंक्स टू एवरीवन। होप you are all safe and healthy. Thank you so much.